दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टॉपिक बहुत अच्छा है और स्पेशल DFCCIL के लिए है। कंट्रोल सिस्टम पर आधारित MCQs का ये हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने और आज की इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगी कि इस सीरीज़ को चालू रखेंगे और आगे और क्वेश्चन आप तक पहुँचाएँगे। इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे ये प्रश्न और आप इस तरह की सीरीज़ और चाहते हैं। सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो पर एक लाइक वाला बटन आप ज़रूर प्रेस करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के क्वेश्चन आपको और आगे भी प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस के शुरू करते हैं। आज का हमारा नंबर 1 सवाल है कि किसी भी कंट्रोल प्रणाली की आवश्यकता कहाँ है या हमें कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती क्यों है। दोस्तों कंट्रोल प्रणाली के बारे में हमने देखा था कि ये किसी भी अन्य सिस्टम को डायरेक्ट करने का काम करती है, कमांड देने का काम करती है, निर्देशित करने का काम करती है। एंड प्रेजेंट जो दिनों में अपने बात करें तो हर सिस्टम में कहीं ना कहीं कंट्रोल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। चाहे वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हमें उसको कंट्रोल करना हो, ध्यान रखना हो, वेपन्स के मामले में यानी हथियारों पर हमें कोई कंट्रोल वगैरह देखना हो, तो इन सब पर हमें कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है। इनके अलावा और भी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर एक उपकरण हमारा किसी न किसी कंट्रोल प्रणाली से ज़रूर जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो ओपन कंट्रोल हो, चाहे वो क्लोज कंट्रोल हो। अगला हमारा सवाल है कि किसी भी कंट्रोल प्रणाली किसी उपकरण को क्या कर सकती है। यानी हमारा एक जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो किसी भी दूसरे उपकरण के साथ में उसको वो रेगुलेट कर सकती है, उसको वो डायरेक्ट कर सकती है यानी निर्देशित कर सकती है, और उसको वो कमांड दे सकती है यानी आदेशित भी कर सकती है। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों डी रहेगा। वो उसको रेगुलेट भी कर सकती है, डायरेक्ट भी कर सकती है और कमांड भी दे सकती है, यानी तीनों काम किए जा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बनते हैं कंट्रोल सिस्टम पर और बेसिक से लेकर बड़े लेवल तक आपको सभी क्वेश्चन करवाएंगे। इस सीरीज़ को लगातार चालू रखेंगे। आप लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना ताकि हम भी आपसे मोटिवेट होकर रहें। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम दे ही नहीं पाए। नेक्स्ट MCQs में ज़रूर आपको वो क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तीसरा सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हमें। एक दिया कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें कंट्रोल आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो आउटपुट पर निर्भर करता ही नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया कि ओपन लूप कंट्रोल को क्लोज लूप कंट्रोल में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट कैसे है हमसे ये पूछा गया। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, केवल एक सही है, केवल 2 नंबर सही है, ये सवाल पूछा गया। आ जाइए ज़रा स्टेटमेंट पर दोबारा देखिए दोस्तों। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कंट्रोल लूप जो ओपन लूप सिस्टम होता है कंट्रोल वाला, इसमें आउटपुट का कोई कंट्रोल नहीं है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एक लैंप है, वो लैंप कितना प्रकाश देगा इससे कोई मतलब नहीं है, जब तक उसका स्विच ऑन रहेगा वो लगातार प्रकाशित होता रहेगा। ये है आपका ओपन लूप का। दूसरा था कि क्या ओपन लूप को क्लोज लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक फीडबैक दे करके आसानी से ओपन लूप को क्लोज लूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा कि बोथ करेक्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। अगला सवाल, किसी भी कंट्रोल प्रणाली में फीडबैक देने का लाभ क्या है। दोस्तों फीडबैक के फीचर के नाम से शायद मैंने वीडियो में आपको बता दिया था और 7 से 8 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे। उम्मीद करूँगा आपने थ्योरी का वीडियो देखा होगा। तो एक जो फीडबैक सिस्टम होता है उससे किसी भी कंट्रोल प्रणाली की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी उसकी यथार्थता मान जो होता है वो बढ़ जाती है। उसमें स्थायित्व आता है यानी स्टेबिलिटी भी आती है और उसकी बैंड विड्थ भी इंक्रीज़ होती है, यानी चौड़ाई भी उसकी बढ़ती है। डी उत्तर होगा ऑल अबोव।
यानी उपरोक्त सभी कंट्रोल सिस्टम के फीडबैक देने के लाभ है। अगला सवाल है कि फीडबैक से सदैव गेन में वृद्धि होती है, ये कथन कैसा है। दोस्तों, हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम को अगर फीडबैक देंगे तो उससे हमें हमेशा गेन इंक्रीज ही होगी, यानी फ़ायदा ही मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, गेन जो है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, दोनों ऑप्शन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जब भी आता है तो गेन में कमी ही होती है और नेगेटिव फीडबैक से गेन में वृद्धि होती है। इसलिए हमेशा गेन में वृद्धि होती है, ये बात सही नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा कि ये कथन कंप्लीटली फॉल्स है, यानी पूरी तरह से गलत है। फीडबैक से गेन में वृद्धि भी होती है और गेन में कमी भी होती है। ये दोनों कथन आपके सही होंगे, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको बताऊंगा। एक जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है जो एरर डिटेक्टर कहलाता है, ये क्लास 2 में हमने बात की थी, कंट्रोल सिस्टम वाले में, ऐप पर अपलोड क्लास आपको मिल जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि रेफरेंस इनपुट और फीडबैक सिग्नल दोनों, तो यहाँ पर उसका बीजगणितीय योग किया जाता है और वो प्लस माइनस होता है। ये देखा जाएगा कि पॉजिटिव फीडबैक आया कि नेगेटिव फीडबैक आया, उसी के अकॉर्डिंग गेन में वृद्धि या कमी होती है। अगला सवाल, किसी भी कंट्रोल सिस्टम की एक्यूरेसी अगर इंक्रीज़ करनी है हमें, तो उस कंट्रोल सिस्टम में क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब आप इसकी प्लांट वाली डिटेल पूरी से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सबको। उसमें एक एरर डिटेक्टर होना ज़रूरी है, जो इनपुट और फीडबैक दोनों के बीच में आने वाली त्रुटि को डिटेक्ट कर सके, पहचान कर सके। उस त्रुटि को अगर कोई एरर डिटेक्ट करने के लिए बीच में हम लगाएंगे तो वो एरर को डिटेक्ट करेगा, उस एरर को हम रिमूव करेंगे तो उस कंट्रोल सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन का आंसर बी करेंगे, एक एरर डिटेक्टर उसमें होना चाहिए। अगला सवाल, सेंसिटिविटी पर किस फीडबैक का प्रभाव न्यूनतम पड़ता है, यानी सुग्राहिता पर कौन से प्रभाव का। सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपका सिस्टम उसके प्रति कितना सुग्राही है, और फीडबैक जब आ रहा है तो वो सेंसिटिव क्या उससे प्रभावित होगी कि नहीं। तो क्लोज लूप जो है उसमें सुग्राहिता ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि वो एक क्लोज साइकिल बनता है। लेकिन जो ओपन लूप है वो अधिक प्रभावित होगा। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, मान लीजिए रीवायरेबल फ्यूज़ है, तो ये फ्यूज़, इसका टेम्परेचर ज़रूरी नहीं कि हाई करंट चलने के कारण ही टेम्परेचर राइज हो। अगर बाह्य वातावरण में तापमान में वृद्धि हो जाती है तब भी वो आपका फ्यूज़ गर्म होकर पिघलने का डर रहता है। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है इसकी सुग्राहिता फीडबैक से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, जबकि ओपन लूप वाली प्रभावित होती है। अभी अपना आंसर बी होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि वह बाह्य सिग्नल जो प्लांट के निर्धारित ऑपरेशन को कमांड करने के लिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को दिया जाता है, वह क्या कहलाता है। दोस्तों, इसके लिए तो आपको पूरी कंप्लीट क्लास आपको देखनी पड़ेगी, थ्योरी वाली। और अगर क्लास आपने अच्छे से देखी है, क्लास 2 की बात कर रहा हूँ मैं, उसी में से दिया था मैंने ये, तो उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सबसे पहले रेफरेंस इनपुट आता है, उसके बाद में एरर डिटेक्टर आता है जो एक्चुएटिंग सिग्नल तैयार करता है हमारे लिए, उसके बाद में एक G1 हमारा, जिसको कंट्रोल सिस्टम के नाम से अपन जानते हैं, और उसके बाद में G2 जिसको हम प्लांट बोलते हैं, और इस प्लांट पर बाहर से एक U और अनडिज़ायरेबल इनपुट आता है और बाहर कंट्रोल देता है। इस कंट्रोल के बाद में क्या होता है, यहाँ पर अपना H आता है फीडबैक के लिए, और B फीडबैक वाला सिग्नल आता है जो इस E को मिलता है। ये पूरे प्लांट का एक सर्किट रहता है जो मैंने करवाया था। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, नहीं है तो फिर से सुनिएगा। सबसे पहले रेफरेंस इनपुट दिया जाता है, उसके बाद में एरर डिटेक्टर होता है जो इनपुट और जो फीडबैक वापस आ रहा था इसके बीच के एरर को पहचान करता है, और इस E का रिजल्ट R और B के बीजगणितीय योग पर निर्भर करता है। G1 एक कंट्रोलर होता है जो M नाम का सिग्नल जनरेट करता है जो G2 पर जाता है। G2 कंट्रोल डिवाइस होती है जो आउटपुट को कंट्रोल करती है, हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए। इस G2 पर बाहर से एक U नाम का अवांछित इनपुट भी आ जाता है जो आउटपुट को प्रभावित करने का प्रयास करता है, और C होती है नियंत्रित आउटपुट, फाइनल परिणाम हमारा। H होता है फीडबैक के लिए बीच में सिग्नल जो इस B और C के बीच प्रोसेस करता है, और B है फीडबैक सिग्नल। चलिए दोस्तों, बात के लिए आंसर रहेगा अपना ए,
रेफरेंस इनपुट के नाम से इसका उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में तत्व एम क्या है। तो ये मैंने बता दिया था ना, जीवन जो कंट्रोल सिस्टम था वो एम नाम का सिग्नल जनरेट करता है जिसको बोलते हैं मैनिपुलेटेड सिग्नल, जो कि G2 प्लांट पर आरोपित किए जाने हैं, जिसको कि प्लांट प्रोसेस करेगा और फाइनली आउटपुट देगा C। तो ये जो M होते हैं ये G1 हमारे कंट्रोलर से निकलते हैं। B उत्तर होगा, मैनिपुलेटेड सिग्नल बोलते हैं इसको। अगला सवाल है कि किसी भी फीडबैक सर्किट में नियंत्रित आउटपुट को प्रभावित करने वाला अवांछित इनपुट कौन सा है। तो उसको U से दर्शाते हैं। ये G2 पर आरोपित होता है सीधा यहाँ से बाहर से। एक तो G2 पर M आता है मैनिपुलेटेड सिग्नल जिसको प्रोसेस करना था, लेकिन एक U अवांछित इनपुट भी आ जाता है जिसको कि वो प्रोसेस करता है और फाइनली C कंट्रोल नाम का आउटपुट हमें प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, U इसका उत्तर सही रहेगा। ठीक है। अगला सवाल है कि प्लांट पर अप्लाई किए जाने वाले आवश्यक कंट्रोल सिग्नल को उत्पन्न कौन करता है। तो आगे ना, प्लांट होता है G2, इस पर आरोपित सिग्नल होते हैं M और इसको जनरेट करने वाले को बोलते हैं G1, जिसको कि हम कंट्रोल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। नियंत्रित तत्व इसको कहा जाता है। ए उत्तर इसका सही होगा, यानी कंट्रोल एलिमेंट मैनिपुलेटेड सिग्नल को उत्पन्न करता है जो कि G2 प्लांट पर आरोपित किया जाना होता है। अगला हमारा सवाल है कि किसी भी फीडबैक सिग्नल में E जो एरर डिटेक्टर होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों एरर डिटेक्टर जो होता है वो क्या करता है, इनपुट और फीडबैक के बीच में किसी भी एरर को पहचान करके उनका बीजगणितीय योग या बीजगणितीय अंतर करता है और फाइनली वो G1 को सिग्नल भेज देता है, जहां G1 मैनिपुलेटेड सिग्नल M जनरेट करता है। कंप्लीट थ्योरी की क्लास आप देखेंगे तो समझ में आएगा। प्रयास रहेगा इसके लिए आपको थ्योरी भी प्रोवाइड अलग से और करवा दी जाएगी। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, एक्चुएटिंग सिग्नल E बराबर R ± B होता है। नेक्स्ट हमारा सवाल, किसी भी फीडबैक कंट्रोल प्रणाली में फॉरवर्ड पाथ किसे कहते हैं। दोस्तों फीडबैक प्रणाली में दो भाग होते हैं, एक को फॉरवर्ड दूसरे को बैकवर्ड पाथ के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुएटिंग सिग्नल E से लेकर कंट्रोल आउटपुट C तक का जो सर्किट होता है उसको फॉरवर्ड पाथ के नाम से जानते हैं और C से लेकर वापस B तक का जो पाथ होता है उसको फीडबैक या बैकवर्ड पाथ के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल वापस वहीं से पूछ लिया हमने। क्या पूछ रहा है कि कंट्रोल प्रणाली में जो कंट्रोल आउटपुट है C, वहाँ से लेकर फीडबैक सिग्नल B तक का सर्किट क्या कहलाता है। तो इसको हम फीडबैक पाथ के नाम से जानते हैं। C उत्तर सही रहेगा। और जब कंप्लीट आप इसकी थ्योरी की वीडियो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, फीडबैक कंट्रोल प्रणाली किस तरह की हो सकती है। तो मैंने बता चुका हूँ, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार की वो हो सकती है, दोनों तरह का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक प्रणाली जो होती है ना, वो नेगेटिव फीडबैक प्रणाली की अपेक्षा सेंसिटिव जो है वो थोड़ी सी कम होती है, ध्यान रखना। ठीक है। जब दोनों प्रणालियों की तुलना करवाई जाती है तो हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को सबसे ज़्यादा इसी वजह से काम में लेते हैं कि वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है और वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, उसकी सुग्राह्यता प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज़ मोर सेंसिटिव देन नेगेटिव। यानी धनात्मक वाला अधिक सेंसिटिव होता है, इसलिए उसकी सुग्राह्यता फीडबैक के साथ साथ किसी भी बाह्य सिग्नल से प्रभावित हो सकती है। इसलिए हम ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक को लेते हैं ताकि वो बाहरी सिग्नल से प्रभावित ना हो और हमें रिजल्ट वैसा ही दे जैसा उसको फीडबैक मिलता है। अगला सवाल है कि क्या फीडबैक सिस्टम सदैव सिस्टम के प्रदर्शन पर शोर और डिस्टरबेंस जो होती है हमेशा उसको कम कर देती है। तो ये बिल्कुल इसका सही स्टेटमेंट है। हाँ, यस इसका उत्तर आएगा कि फीडबैक सिस्टम जो होता है वो हमेशा नॉइस और डिस्टरबेंसी जो होती है उसको हमेशा कम करता है। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड डिस्टरबेंसी। फीडबैक सर्किट के लाभ में मैंने यही तो लिखवाया था, शोर में कमी, डिस्टरबेंसी में कमी, इन दोनों में वो सुधार कर देता है।
नॉइज़ का मतलब यहाँ पर अवांछित इनपुट है, ध्यान रखना। शोर का मतलब आवाज़ वगैरह ये नहीं गिनी जाती है, यहाँ पर है जो मेन इनपुट होती है उसके अलावा अनडिज़ायरेबल जो भी इनपुट आती है ना, उन सबको भी कम करने का काम करता है। अगला सवाल है कि किस सिस्टम में इनपुट के रूप में बहुत से संकेत एक साथ उपयोग किए जा सकते हैं, यानी मल्टीपल सिग्नल कैन बी यूज्ड एज ए इनपुट इन विच सिस्टम। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें मल्टीपल सिग्नल है? तो अभी हमने देखा फीडबैक सिस्टम था। इसमें हमने देखा कि इनपुट के रूप में एक तो आर आया, सबसे पहले रेफरेंस इनपुट, उसके बाद में एक बी नाम का सिग्नल आया जो फीडबैक के नाम से था, उसके बाद में यू आया जो अनडिज़ायरेबल इनपुट था, यानी अवांछित इनपुट था। तो हम देख रहे हैं इस सर्किट में 3 इनपुट आ गए एक साथ ही, है कि नहीं? तो ये कहलाता है फीडबैक सिस्टम हमारा। बी उत्तर सही होगा। फीडबैक वाले सिस्टम में एक से अधिक इनपुट एक साथ हो सकते हैं। अगला सवाल है कि क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप सिस्टम से अधिक है, यानी निम्न में से कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो क्लोज लूप सिस्टम में ओपन की अपेक्षा हायर होता है? तो वो होती है बैंडविड्थ। ठीक है ना, बैंडविड्थ बोलते हैं चौड़ाई को, या डेटा संचार जो होते हैं ना, डेटा ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन बोल सकते हो वो। तो क्लोज लूप सिस्टम का वो ओपन की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, इसीलिए तो एक्यूरेट ज़्यादा मानेंगे। अगला सवाल, नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को क्या करेगा और पॉजिटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बहुत साधारण सा है, नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और पॉजिटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को घटाता है, यानी कम करता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ और पॉजिटिव फीडबैक स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस कंट्रोल सिस्टम पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, बस आप लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।